आने की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं बिहार के समस्तीपुर में रहता हूँ। ये बात आज से ठीक 4 साल पहले की है, जब मैं पटना में रहकर पढ़ाई के साथ साथ कैटरस का काम किया करता था। हम 4 दोस्त थे और हम चारों एक ही शहर यानी कि समस्तीपुर में ही रहा करते थे। हम सब एक साथ पटना में पढ़ाई करने के लिए आए थे और अब क्योंकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी, जिस वजह से हम कोशिश किया करते थे कि पढ़ाई के साथ साथ हमें कुछ पैसे भी मिल जाएं। जिस वजह से मेरा एक दोस्त रवि, जो कि पहले से ही कुछ काम किया करता था, तो उसने मुझे बताया कि भाई क्यों ना हम लोग रात को कैटरस का काम करें, और वैसे भी हमें करना ही क्या होता है, शादी विवाह में जाकर लोगों को खाना परोसना, और इसके बदले में हमें रोज़ रात को जब भी काम होगा हमें खाने की कोई परेशानी भी नहीं होगी। हम वहाँ से रात का खाना खा लेंगे और सुबह नाश्ते के लिए वहाँ से कुछ खाना लेकर भी आ जाएंगे। अब क्योंकि हम 4 दोस्त एक ही रूम में रहा करते थे, जिस वजह से हम चारों को यह आइडिया काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाते और साथ ही साथ हमारे खाने का खर्चा भी कम हो रहा था। जिस वजह से हम चारों ने डिसाइड किया कि हम पटना में रहकर यह सब काम करेंगे। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त अगर हमें आसपास की जगह में यह काम करना होता था तो हमें 3000 रुपये मिल जाते थे। हम सारे दोस्त काम को लेकर काफ़ी खुश थे और फिर हम पहली बार इस काम को करने के लिए एक जगह पर गए। वहाँ हम चारों दोस्तों ने अपना काम किया और फिर रात के 12 बजे खुद खाना खाकर काफ़ी सारे खाने को अपने साथ घर ले आए। उस दिन तो मानो हमारी पार्टी हो गई थी। हम सब पहले भी कई बार पार्टी और शादी में बिन बुलाए चले जाते थे। इससे हमारे रात के खाने का इंतज़ाम हो जाता था और पैसे भी नहीं लगते थे। लेकिन अब जिस काम को हमने पकड़ा था, उस काम की वजह से हमें खाने के साथ साथ अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे और हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी तरह से कट रही थी। फिर धीरे धीरे हम लोग दूर दूर की पार्टी शादी में जाने लगे और अपना काम करने लगे। लेकिन फिर हमें एक दिन अपने शहर से यहीं करीब 10 किलोमीटर दूर जाकर काम करने का ऑफ़र आया। वहाँ पर शादी थी। ये सुनकर हम लोग काफ़ी खुश हुए और वैसे भी हम लोग काफ़ी दूर दूर तक अपने काम के सिलसिले में चले जाया करते थे, क्योंकि हम 4 लोग हैं तो डर का तो कोई सवाल ही नहीं था। और कहा जाता है कि बड़े शहर में कभी रात नहीं होती, यहाँ पर हर वक्त गाड़ियों का मिलना तय होता है, जिस वजह से हम लोगों ने हाँ कर दिया। दोस्तों, मुझे आज भी याद है कि उस दिन शुक्रवार का दिन था। हम लोग तैयार थे, लेकिन तभी रवि ने मुझे बताया कि हमें आज शाम को जिस जगह पर काम के सिलसिले में जाना है वो जगह शहरी इलाके से काफ़ी दूर पड़ता है। मतलब कि हमें अपने शहर से 10 किलोमीटर अंदर सुनसान जगह पर जाकर काम करना था। मैंने ये बात सुनी तो मुझे काफ़ी उत्सुकता हुई और मैंने कह दिया कि हाँ भाई ठीक तो है, मज़ा आएगा। लेकिन फिर तभी रवि ने कहा उस दिन रात को हमें उस जगह से लौटने के लिए पैदल ही आना होगा, क्योंकि देर रात को उस जगह कोई भी गाड़ी या ट्रेन नहीं मिलने वाली। ये बात सुनकर मुझे थोड़ा ख़राब लगा। मेरा मन था कि मैं उस काम को मना कर दूं, लेकिन अब तक काफ़ी देरी हो चुकी थी। हम अगर मना करते हैं तो हमारे रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता, जिस वजह से हम चारों मान गए। हम चारों अपने रूम से निकले और जाकर एक टैक्सी में बैठ गए और उस टैक्सी वाले को हमने अपना लोकेशन बताया, जिस पर उस टैक्सी वाले ने हमसे कहा उस जगह क्या करने जाना है। उस टैक्सी वाले के हाव भाव से मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने तुरंत ही उससे पूछा कि क्यों, क्या हो गया। इसके बाद उस टैक्सी वाले ने कहा कुछ नहीं, और फिर टैक्सी स्टार्ट करके हमारे दिए गए लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा। हम चारों दोस्त टैक्सी के पीछे वाले सीट में बैठे थे, जहाँ मेरे तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन मैं गाड़ी के आगे लगे शीशे से उस टैक्सी वाले को देख रहा था, जो कि थोड़ा नर्वस था। जिस पर मैंने पूछा क्या हुआ भैया, कोई दिक्कत है क्या, आप कुछ ज़्यादा ही परेशान दिख रहे हो। जिस पर उस टैक्सी वाले ने पहले तो बताने से मना कर दिया, लेकिन फिर जब मैंने एक ही बात कई बार पूछी तो आखिरकार उस टैक्सी वाले ने अपना मुंह खोला। उसने बताया कि हमने जिस जगह की लोकेशन उस टैक्सी वाले को दी है वो जगह आत्माओं का बसेरा माना जाता है। कई साल पहले वहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उस जगह को बंद करवा दिया और वो वहाँ पर रहने लगे। लेकिन आज भी जब कोई भी उस जगह पर रात में इधर उधर टहलता है तो उसकी लाश वहीं ज़मीन में गड़ी हुई मिलती है, जिस वजह से वहाँ के लोग
रात में बिल्कुल नहीं निकलते। उस टैक्सी वाले की बातों को सुनकर मैं काफ़ी भौंचक्का रह गया और मेरे साथ साथ मेरे बाकी के दोस्त भी उस टैक्सी वाले की बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उनके चेहरे पर मैं साफ साफ डर देख पा रहा था, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। हम चाहकर भी इस काम को नहीं टाल सकते थे। जब मैंने अपना फ़ोन निकाला तो उस समय करीब शाम के 7 बज रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, टैक्सी वाले ने अचानक से ब्रेक लगाया और हमने देखा कि हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके थे। हम सब पहले ही काफ़ी लेट हो चुके थे, जिस वजह से हम जल्दी जल्दी से उस टैक्सी से उतरे और मैरिज हॉल की तरफ बढ़ने लगे। तभी पीछे से उस टैक्सी वाले ने मुझे आवाज़ दी। सुनो। मैं उनके पास गया और पूछा, हाँ बताइए क्या हुआ? जिस पर उस टैक्सी वाले ने मुझसे कहा कि अगर ज़्यादा रात हो जाए तो यहीं पर रुक जाना, रात में वापस मत आना। इतने में पीछे से मेरे दोस्त ने मुझे आवाज़ लगाई और मुझे वापस जाना पड़ा। फिर हम चारों दोस्त उस मैरिज हॉल में गए और अपने काम को शुरू कर दिया। उस दिन भी हमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाया और इस चक्कर में हम सभी वह सारी बातें भूल चुके थे जो हमें उस ड्राइवर ने बताई थी। और फिर काम करते करते कब रात के 1 बज गए हमें पता तक ही नहीं चला। आखिरकार हमारा काम खत्म हुआ और हमने अपने पैसे लिए और वहाँ से वापस अपने घर की तरफ लौटने लगे। मैरिज हॉल से निकलते ही मेरे दोस्त रवि के दिमाग में अचानक से ये बात आई कि उसने कहा कि यार ये जगह क्या सच में भूतिया है, क्योंकि उस ड्राइवर की बातों से मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जिस पर मेरे बाकी के दोस्त कहने लगे, अरे नहीं यार, वह बस हमसे मजाक कर रहा होगा, अगर ऐसा ही कुछ होता तो इतने सारे लोग पार्टी में क्यों आते। हम सबको उस दोस्त की बात काफ़ी सही लगी। हम सब ने वापस आने का फैसला किया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उस ड्राइवर की बात में सच्चाई लगी। उसकी शक्ल में मैंने डर देखा था, लेकिन आखिरकार मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता था। इस मैरिज हॉल में सोना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा और अगर मैं मान भी जाता तो मुझे पता था कि मेरे दोस्त कभी नहीं मानने वाले, जिस वजह से मैंने चुप्पी साध ली और फिर पैदल ही अपने दोस्तों के साथ उस सुनसान से रास्ते पर चल पड़ा। शुरुआत में तो हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वह रास्ता पूरी तरह सुनसान होता चला गया और आसपास के पेड़ों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी जंगल में आ गए हों। वहाँ पर दूर दूर तक कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। अगर कुछ थी तो थी हवाओं की आवाज़, जो कि पेड़ों की पत्तियों से टकराने के बाद हमारे कानों तक आ रही थी। उन आवाज़ों की वजह से हम चारों को डर लगने लगा था, लेकिन हमें अभी भी बहुत दूर तक जाना था। हम लोग एक दूसरे के डर को कम करने के लिए आपस में बातें करने लगे और आगे की तरफ बढ़ते चले गए। लेकिन फिर तभी रवि अचानक से ज़ोर से चिल्ला उठा। उसके चिल्लाने की वजह से हम सभी डर गए। मैंने रवि से पूछा, क्या हुआ? जिस पर वो हंसने लगा और उसने कहा कि अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। उसके इस मजाक से हम सभी की जान अटक गई थी और फिर हम सब आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी रवि ने कहा, भाई तो रुक, मैं बस 1 मिनट में हल्का होकर आया। इसके बाद हम सभी वहीं रुक गए और वो झाड़ियों में चला गया। हम सब दूर खड़े होकर रवि का इंतज़ार कर ही रहे थे कि तभी रवि जोर से चिल्लाते हुए हमारी तरफ भागता हुआ आया। इस बार हमें लगा कि शायद से रवि वापस मजाक कर रहा है, लेकिन वो इस बार सहम चुका था। डरते डरते कहने लगा, भाई भाई झाड़ियों के पास कोई है। पर इस बार रवि की बातों पर मेरे बाकी के दोनों दोस्तों ने यकीन नहीं किया, लेकिन इस बार रवि का चेहरा ये साफ साफ बता रहा था कि कुछ तो ऐसा है उन झाड़ियों में जिसे रवि ने अभी अभी देखा था। हम सब रवि को शांत करने लगे और फिर वहाँ से तेज़ी से अपने घर की तरफ लौटने लगे। मैं काफ़ी डरा हुआ था और जितना तेज हो सकता था हम सब उतनी तेज़ी से चल रहे थे। लेकिन तभी बातों ही बातों में हमने देखा कि हमारा एक साथी हमारे साथ नहीं था। तभी हम पीछे मुड़े और उसका नाम लेकर चिल्लाने लगे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने गुस्से में कहा कि भाई अब तो मत शुरू हो जा, मजाक की भी एक हद होती है। मेरे गुस्सा करने के बावजूद मुझे मेरे दोस्त की कोई आहट सुनाई नहीं दी और जब थोड़ी देर तक हमें अपने दोस्त की कोई खबर नहीं मिली तो हम थोड़े परेशान हो गए। देखते ही देखते रवि भावुक हो उठा और रोते हुए कहने लगा कि भाई मैंने कहा था ना, कोई था, उसी ने मारा होगा हमारे भाई को। रवि को इस हालत में देखकर मैं रवि को शांत करने की कोशिश करने लगा था और फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर उसने उस वक्त झाड़ियों में क्या देखा था। जिस पर रवि ने कहा कि भाई उस झाड़ी में कोई था जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थी
और उसने अपने शरीर पर कफन ओढ़ा हुआ था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगा था जैसे वह कई सालों से ज़मीन में दफन था और आज अचानक से अपने कब्र से बाहर आ गया हो। उसके शरीर के कुछ हिस्से पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे और ये देखकर मैं बुरी तरह से डर गया और फिर भागकर तुम्हारे पास आया था। अभी हम रवि की बातें सुन ही रहे थे कि तभी मुझे रवि के पीछे वैसा ही कुछ दिखाई दिया जिसके बारे में मुझे रवि अभी बता रहा था। उसे देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाया और फिर हम जितना तेज हो सकता था उतना ही तेज शहर की तरफ भागने लगे। लेकिन तभी हमें हमारे आसपास काफ़ी सारी आत्माओं के होने का एहसास होने लगा। हमें हमारे आसपास के पेड़ों के ऊपर काफ़ी सारी आत्माएं नज़र आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब हमें ही देख रहे हों। ये सब देखकर हमारे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गईं और हम इससे पहले कि कुछ कर पाते कि मेरी आंखों के सामने से उसने रवि के पैरों को पकड़ लिया और फिर उसे खींचते हुए एक पेड़ के पास ले गए। जैसे ही रवि उस पेड़ के पास पहुंचा कि हमारे आंखों के सामने ही रवि के शरीर के कई टुकड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति रवि के शरीर को बुरी तरह नोच रही हो और फिर देखते ही देखते रवि एक डरावनी लाश बन गया। ये सब देखने के बाद मैं बुरी तरह से घबरा गया था। मेरी आंखों में अब तक आंसू आ चुके थे। मैं थोड़ी दूर गया ही था कि तभी मैंने अपने पीछे देखा। मुझे मेरे पीछे मेरा कोई भी दोस्त नज़र ही नहीं आया। मैं समझ गया कि अब तक मेरे सारे दोस्त मर चुके हैं और शायद से उनका अगला शिकार मैं खुद था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे शरीर को जकड़ रखा हो। मैं आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा लेकिन मैं नाकामयाब था और फिर अचानक से एक ज़ोरदार झटके के साथ किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे पीछे खींच लिया। मैं अपने हाथ पैर मारने लगा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे मेरी आंखों के सामने मौत नज़र आने लगी थी कि तभी मैंने अपने गले में पहने हुए लॉकेट को ज़ोर से पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। ऐसा करते ही मुझे महसूस हुआ जैसे कि मैं अब आज़ाद था। फिर मैं बिना पीछे मुड़े भागने लगा और फिर अचानक से मुझे एक रोशनी की किरण दिखाई दी। इसका मतलब था कि मैं अब शहर के काफ़ी करीब पहुंच चुका हूं। मैंने वहीं के एक घर में जाकर मदद की गुहार लगाई। उस घर से एक आदमी बाहर आया और मुझे इस हालत में देखकर उसने मुझे शांत करवाया और फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई और उनसे मदद मांगी। उन्होंने सुबह तक मुझे रुकने को कहा और जब सुबह मैं वहाँ के कुछ लोगों के साथ वापस से उस जगह पर पहुँचा तो मुझे मेरे तीनों दोस्तों की लाश मिली जो कि बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति में थी। उन सभी चीज़ों को देखकर मेरी आत्मा कांप उठी और फिर मैंने उस काम के साथ साथ उस जगह को भी जल्दी ही छोड़ दिया। दोस्तों, आज भी जब कभी मैं रात में बाहर निकलता हूँ तो डर के मारे मन कांप जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा।